हम हजारों सालों से जाने अनजाने में जीवित जीवों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सोचिए, दही जमाना हो, ब्रेड बनाना हो या फिर कुछ दवाइयां तैयार करनी हो। लेकिन आज ये सब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में है बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी। ये वो विज्ञान है जो हमें जिंदगी के सबसे बेसिक कोड को पढ़ने, लिखने और यहां तक कि उसे फिर से बनाने की ताकत देता है। तो इस कमाल की दुनिया को समझने का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। फिर देखेंगे वो कौन से दो मजबूत सिद्धांत हैं जिन पर ये टिकी है। और हाँ, उस एक क्रांतिकारी तकनीक के बारे में भी बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के औजारों पर एक नज़र डालेंगे, पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। चलिए तो फिर सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी है क्या भला? इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम EFB भी कहते हैं। अब ये परिभाषा थोड़ी भारी भरकम लग सकती है, पर आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हम प्राकृतिक विज्ञान और जीवित जीवों को, चाहे वो पूरे जीव हों, उनकी कोशिकाएं हों या उनके छोटे छोटे हिस्से, इन सबको मिलाकर इंसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं। मतलब हम कुदरत के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो ये इतना पावरफुल आइडिया असल में काम कैसे करता है? देखिए, आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। यही दो वो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो इस पूरी क्रांति को मुमकिन बनाते हैं। चलिए समझते हैं इनको। ये दोनों सिद्धांत, पता है, एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। एक तरफ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका काम है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसके DNA या RNA की केमिस्ट्री को ही बदल देना। सोचिए, जैसे कोई राइटर किसी किताब का एक जरूरी हिस्सा फिर से लिख रहा हो। और दूसरी तरफ है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका काम है कि उस बदले हुए जीव को उगाने के लिए एक एकदम साफ सुथरा, जर्म फ्री माहौल तैयार किया जाए ताकि उसकी बड़ी मात्रा में पैदावार हो सके। तो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग प्रेस, जो उस नई बेहतर किताब की लाखों करोड़ों कॉपियां छापता है। एक कोड बदलता है, दूसरा उसे स्केल अप करता है। तो सवाल ये उठता है कि जेनेटिक कोड को बदलने की ये जबरदस्त ताकत हमें मिली कहां से? इसका जवाब एक ऐसी ऐतिहासिक खोज में छिपा है जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो थी पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाने की कामयाबी। रिकॉम्बिनेंट का सीधा सा मतलब है दो अलग अलग सोर्स से लिए गए DNA को फिर से जोड़ना। बात है साल 1972 की। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस वक्त तक सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में ही मुमकिन लगता था। इन्होंने पहली बार यह साबित कर दिया कि एक जीव के DNA का एक टुकड़ा काटना और उसे किसी दूसरे जीव के DNA में जोड़ना मुमकिन है। यह साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था, एक सच्चा यूरेका मोमेंट। और देखिए, उन्होंने ये कमाल किया कैसे। उन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के एक बैक्टीरिया से वो जीन निकाला जो उसे एंटीबायोटिक से बचाता था। फिर उस जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल दिया। अब ये प्लाज्मिड क्या है? ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक छोटा सा गोल DNA होता है। और नतीजा ये हुआ कि ई कोलाई बैक्टीरिया भी अब उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता था। मतलब उन्होंने एक जीव की एक खासियत को उठाकर दूसरे जीव में डाल दिया था। कमाल है। तो अब हमें क्या हुआ और कब हुआ ये तो पता चल गया। अब वक्त है कैसे पर फोकस करने का। एक जेनेटिक इंजीनियर इतने छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करने के लिए आखिर कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है? चलिए जरा उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। इस टूल किट में मेनली 4 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें हम प्यार से मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची कह सकते हैं। फिर आते हैं प्लाज्मिड्स, जो जेनेटिक डिलीवरी ट्रक का काम करते हैं। तीसरा है DNA लाइगेज, ये है हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू या आणविक गोंद। और आखिर में आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी वो जीव जो एक लिविंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब ये जो हमारी आणविक कैंचियां हैं यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये बहुत ही खास हैं। ऐसा नहीं है कि ये DNA को कहीं से भी काट देती हैं। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सटीक होती हैं। ये DNA पर एक खास कोड, एक खास सीक्वेंस को पहचानती हैं और सिर्फ वहीं पर कट लगाती हैं। जैसे EcoRY नाम का एंजाइम हमेशा GAA-TTC कोड को ही पहचान कर काटेगा। और इस कटाई से जो सिरे बनते हैं ना, उन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स यानी चिपचिपे सिरे, क्योंकि ये किसी दूसरे DNA के ऐसे ही कटे हुए सिरे से आसानी से चिपक सकते हैं, बिल्कुल पजल के 2 टुकड़ों की तरह।
और यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिलीवरी ट्रक यानी प्लाज्मिड की। ये एक वेक्टर मतलब एक गाड़ी की तरह काम करता है जो हमारे काम के जीन को होस्ट सेल के अंदर तक पहुंचाता है। प्रोसेस सीधी सी है, जिस आणविक कैंची से हमने अपना जीन काटा उसी से प्लाज्मिड को भी काटते हैं। फिर आता है हमारा आणविक गोंद डीएनए लाइगेज, वो इस जीन को कटे हुए प्लाज्मिड में एकदम पक्के से चिपका देता है और बस हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार। तो चलिए, अब तक हमने जो भी टूल्स और कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो सुनने में इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है वो असल में 3 मेन स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप है पहचान, मतलब हमें पहले उस डीएनए को ढूंढना है जिसमें हमारे काम का जीन मौजूद है। जब वो मिल गया तो आता है दूसरा स्टेप स्थानांतरण। इसमें हम उस पहचाने गए डीएनए को होस्ट जीव के अंदर डालते हैं जिसके लिए प्लाज्मिड जैसे वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है रखरखाव। हमें यह पक्का करना होता है कि जो नया डीएनए हमने डाला है वो होस्ट के अंदर टिका रहे और उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी पास होता रहे। तो अब तक हमने थ्योरी और प्रोसेस तो समझ ली, पर सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी का असल दुनिया पर क्या असर हुआ। चलिए इसका एक बहुत ही जरूरी और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। कई दशकों तक डायबिटीज के मरीज जानवरों से मिलने वाले इंसुलिन पर निर्भर थे, खासकर सुअर और गाय भैंसों से। ये काम तो करता था, पर कई बार लोगों को इससे एलर्जी या दूसरी दिक्कतें हो जाती थी। लेकिन फिर आई ये टेक्नोलॉजी और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसकी मदद से एकदम शुद्ध ह्यूमन इंसुलिन बनाना मुमकिन हो गया। ऐसा इंसुलिन जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारा शरीर खुद बनाता है। और ये बड़ा बदलाव आया साल 1983 में, जब एक अमेरिकन कंपनी एलाई लिली ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई बैक्टीरिया से बना ह्यूमन इंसुलिन बाजार में लॉन्च किया। ये ठीक वही तकनीक है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जहां ई कोलाई बैक्टीरिया को एक छोटी सी लिविंग फैक्ट्री बना दिया गया जो हमारे लिए इंसुलिन बना रही थी। ये इस बात का सीधा सबूत था कि कैसे एक लैब में हुई खोज दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने वाली दवा बन सकती है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, यकीन मानिए ये तो बस एक शुरुआत है। जिंदगी के कोड को पढ़ने, समझने और उसे फिर से लिखने की ये ताकत भविष्य के लिए अनगिनत दरवाजे खोलती है। जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने से लेकर नए तरह के क्लीन बायोफ्यूल बनाने तक हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में इंसानों के लिए और क्या-क्या मुमकिन कर सकती है। सोचने वाली बात है ना?